देखिए आपकी काफ़ी चीज़ें हो गई है चैप्टर में, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में कुछ एक चीज़ बचा हुआ है, बस वही देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट थ्योरी हो चुका है, कुछ एक थ्योरी बचा हुआ है, वो करके फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन पूरे करने के बाद हम चले जाएंगे फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद फिर आएगा कॉलिजन, फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट बुक खत्म होगा। तो अभी फिलहाल इस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रिलेशन देखेंगे बिटवीन, ये सब तो लास्ट क्लास में देखा था, उसके आगे देख रहे हैं, एक रिलेशन देखेंगे फोर्स और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट देखते हैं। तो एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, लास्ट क्लास में ये सब बताया था, क्लियर है। अब देखो रिलेशन बिटवीन, देखते हैं फोर्स, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के बीच रिलेशन। अच्छा, ग्रेडियंट क्या वर्ड होता है बता सकते हो? जैसे हाँ, सबसे ग्रेडियंट का मतलब है स्टेप, स्टेप मतलब स्टीप मतलब ढाल टाइप से। ग्रेडियंट का मतलब है ढाल। दो चीजें होती है, एक हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब बातें करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v इक्वल टू बोलते हो ना dx बाई dt। ये क्या बोल रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहे हो। जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रेट। जैसे एक्सलेशन क्या बोलते हो? a इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी को बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं रेट। जब हम बात कर रहे हैं जैसे एक्सलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेट। जब विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ बात करते हैं या पोजीशन बात करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ढाल। जैसे कि स्लोप जब पढ़े होगे तो पढ़े होगे dy बाई dx, y एक्स के बीच का ग्राफ है तो स्लोप पढ़े होगे dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा लिखा। यानी y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? x, यानी x के साथ साथ y कैसा चेंज कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से मैं यहां बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको क्या लिखते हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे? जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को मान लो मैंने मान लो u से लिखा, तो ग्रेडियंट क्या होगा? du बाय dx या du बाय dr, आप जिससे भी लिखो। मैंने मान लो r से लिखा, मैंने पोजीशन को r से लिखा, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है du बाय dr, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है r जो भी डिस्टेंस होगा उसके साथ कैसे वेरी कर रही है। यानी कि मान लो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल से कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जूल। मान लो यहाँ 10 जूल है, यहाँ पे 12 जूल है, यहाँ पे कुछ 14 जूल है, 10 है, 12 है, 14 है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? ढाल के साथ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रही है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो खैर मुझे यहाँ रिलेशन देखना है, बाकी चीजें धीरे धीरे आएगी तब बात करेंगे। हमने एक चीज देखा था, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, लास्ट क्लास में बात किया था, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स रहे तो एक रिलेशन लिखा जा सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखा जा सकता है? U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा जा सकता है। U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लास्ट क्लास में बात किया था, कैसे क्या मैं नहीं बताऊंगा, पूरा बात कर चुका था। U लिखो, या बेसिकली चेंज लिखना है तो हमको क्या लिखना चाहिए? du लिखना चाहिए। अच्छा, U बेसिकली क्या था? चेंज इन U था ना, ये डेल्टा U बेसिकली था। लास्ट क्लास में देखा था डेल्टा U का मतलब क्या है? U में चेंज, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स के लिए ये बोलते थे F डॉट dr। डिस्प्लेसमेंट को अगर r से लिखा है तो F डॉट dr ये बोलते थे इंटीग्रेशन। एक बात समझना, लेफ्ट साइड uf माइनस ui को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? du ui से uf तक, क्या ऐसे लिख सकते हैं?
यूएफ माइनस यूआई को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बताना। ऐसे लिखा जा सकता है एफ डॉट डी आर। ये सब रिलेशन अभी भी काम आएगा, 12th में काम आएगा, जहां जहां बात होगी पोटेंशियल एनर्जी की वहां वहां काम आएगा। हम यूएफ माइनस यूआई को ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू इंटीग्रेशन यूआई से यूएफ। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाओगे तो यही चीज है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का कैसा प्रोसेस है बताया है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो फिर उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाता है, एक तरह से समझो कि वही फंक्शन आ जाता है, एक तरह से समझो दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर मान लो इसको इंटीग्रेट किया दोनों को, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड्स तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स का मतलब है ये क्या हो जाएगा, वही फंक्शन आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का आ जाएगा डी यू इक्वल टू कितना आया, माइनस एफ डॉट डी आर। तो कई रिलेशंस में निकल के आएंगे जिसको हम एक एक करके जो जो काम क्या है उसको मैं बॉक्स में घेर देता हूं। एक तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। उसके बाद समझो एफ डॉट डी आर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट डी आर क्या बोलेंगे, एफ डी आर कॉस थीटा। तो यहां से डी यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी यू इक्वल टू माइनस, अच्छा सॉरी दोनों साइड ये गायब हो जाएगा ना, कहां गए, ये दोनों साइड गायब हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट दोनों साइड किए तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा ना दोनों साइड। तो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो एफ डी आर क्या हो गया, कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, एफ और डी आर के बीच का। थीटा एंगल होने का मतलब क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है डी आर, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो यही है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, थीटा, ठीक। अच्छा इसी को जब हम लिखते हैं तो एफ इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अच्छा माइनस साइन भी था ना, माइनस साइन भी रहेगा, तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी यू बाई डी आर, ये इधर आ जाएगा, और कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, माइनस डी यू बाई डी आर कॉस थीटा। तो एक रिलेशन काम का हमारे ये है। अच्छा अब एक बात समझो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लग ले, थीटा 0 का मतलब क्या है, किसके बीच का एंगल 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इसका मतलब जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, एफ फोर्स इधर लगाए और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी किधर हुआ, इधर ही हुआ, तब एंगल कितना बना, 0 डिग्री। अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, इस केस में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाय डी आर कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो फोर्स और डी यू बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बीच रिलेशन ये एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। इसमें नेगेटिव साइन का क्या मतलब समझाऊंगा, लिखाऊंगा, पहले जो बोर्ड पे लिखा है इसका प्रूफ भी ध्यान रख लो कैसे आया, और बाकी कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन है नहीं ये देखेंगे। और ये चीज आपका अभी भी आ रहा है, 12th में भी जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो ये सब प्रोसेस करते हैं, तो नोट कर लो, 2 मिनट टाइम ले लो। अब देखो ये जो है एफ इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू बाई डी आर, यानी फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। जो आर है यहाँ पे, आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बताया था, याद करो कि ऑरिजिन से पोजीशन बताता है। तो आर एक्स भी इंक्लूड कर रहा है, वाई एक्सिस भी इंक्लूड कर रहा है, जेड एक्सिस भी, आर तीनों डायरेक्शन इंक्लूड कर रहा है। पार्टिकल ऐसा भी हो सकता है कि जो डिस्प्लेस हो रहा है स्पेस में, मान लो यहां से यहां जा रहा है,
पार्टिकल स्पेस में यहां से यहां जा रहा है, मान लो ये समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड होगा, से लेकर यहां समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड हो गया। तो अगर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो फंक्शन हो सकता है इफ आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड तीनों है आर में, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर लिखूंगा फोर्स को, समझना जरा, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो F इक्वल टू हमने क्या इक्वेट किया है, माइनस डी यू बाई डी आर। तो अगर मैं दिस इक्वल टू दिस बोल रहा हूं, ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, यानी डी यू बाई डी आर क्या होगा, वेक्टर होगा। तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, समझना, तीनों एक्सिस के अलोंग, तो F वेक्टर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। जब मैं लिख रहा हूं, समझना, माइनस डी यू बाई डी आर, तो ये क्या कर रहा है, आर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है एक्स भी, वाई भी, जेड भी। लेकिन मैं जब अब इसको ब्रेक कर रहा हूं, जरा समझना, अब मैं एक्स के अलोंग अलग लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन डी यू बाय डी एक्स। एक्स के अलोंग माइनस तो है ही, तीनों में माइनस रहेगा, मैं माइनस है तो कॉमन ले लूं या तीनों में अलग अलग लिख लूं। एक्स के अलोंग क्या लिखा, आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग जे कैप, आर में तीनों इंक्लूड है, तीनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। और जेड के अलोंग क्या है, डी यू बाई डी जेड, डी यू बाय डी जेड, डी यू बाई डी जेड। अब डी यू बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जेड, यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या देता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो जब हमने डी यू बाई डी एक्स किया तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो ये टर्म क्या देगा, ये देगा एफ एक्स, फोर्स अलोंग एक्स। डी यू बाई डी वाई, ये वाला टर्म क्या देगा, फोर्स अलोंग वाई, चूंकि डी यू बाई डी का, डी यू बाई डी कुछ का मतलब क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये फोर्स ही है, और ये फोर्स किसके देगा, जेड के अलोंग। तो ऐसे में अगर मैं F लिखता हूं, अगर मैं F लिखूंगा तो F इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो, अगर मैं F इक्वल टू कंप्लीट लिखता हूं तो F फोर्स F इक्वल टू माइनस ऑफ, ये लिख लिया, x के अलोंग क्या है, एफ एक्स, डी यू बाई डी एक्स का मतलब x के अलोंग फोर्स, तो एफ एक्स आई कैप, y के अलोंग एफ वाई वेक्टर बनाने के लिए जे कैप, और z के अलोंग एफ जेड के कैप। और माइनस को मैंने एक साथ बाहर ले लिया तो तीनों में माइनस आ गया। बात समझ में आ रही है बात। अब अगर ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, आपको पता है वेक्टर में बताया है, अगर कोई वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड के, या कोई वेक्टर हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड के, या ए वन जैसे लिखना है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो उसका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ फोर्स का रिजल्टेंट बोलूं तो क्या होगा, बताओ, तो फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा, मैं कहां लिख दूं, थोड़ा सा जगह में यहां पे लिख दे रहा हूं, स्प्रिंग मिटा दूं, अच्छा उस पर क्वेश्चन दूंगा इसलिए मिटाया, लेकिन कोई बात नहीं, या मिटा भी जा सकता है। तो F इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। पहले बोलो ये समझ में आ रहा है। तो फोर्स क्या होगा, अंडर रूट तीनों का स्क्वायर ये होगा, तो ये फोर्स ऐसे निकलेगा, मतलब एफ एक्स कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके एक्स के लॉन्ग, ये डिफरेंशिएट करके वाई के लॉन्ग, ये डिफरेंशिएट करके जेड के लॉन्ग। एक बात थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, एक मैंने डिफरेंशिएशन देखो लिखा है ना, मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है यहां पे, तो ये डी थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है क्या सर, ये कि वैसा ही डी है, तो ऐसा नहीं है कि गलती से वैसा लिख दिया है, जान के लिखा है, डी ही है। ऐसा डी क्यों लिखा जाता है अगर समझना है तो 2 मिनट देख लेते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का ना तो फॉर्मूला चेंज होगा, ना ही हमने कुछ अलग किया, हमने किया डिफरेंशिएशन ही है, जो फॉर्मूला लगता है जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही एक्स के लॉन्ग, वैसे ही वाई के लॉन्ग, वैसे ही जेड के लॉन्ग होगा। बट इस तरह से डी देखो ऐसे लिखा जाता है, कहीं डी वाई बाई डी एक्स और कहीं डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ही, पर दोनों तरह से लिखना कुछ अलग बताता है। ये बताता है डिफरेंशिएशन किया, जैसे जान रहे हैं
ये जो बताता है, ये बताता है हमने डिफरेंशिएशन ही किया है, बट कैसा डिफरेंशिएशन किया है? पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब को बता सकते हो क्या? कई जगह कभी कभी देखोगे, हमेशा नहीं देखोगे, लेकिन ये देखोगे इस तरह से डिफरेंशिएशन लिखा गया है बुक में। फिजिक्स में दिखेगा, केमिस्ट्री में भी दिख सकता है। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है पता है? पार्शियल का मतलब होता है कोई फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है उसके अलावा भी और चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा भी और चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहां पे r x पे भी डिपेंड कर रहा है, y का भी फंक्शन है, z का भी, लेकिन मैंने जब डिफरेंशिएट किया यहां केवल x किया है, y z नहीं देखा है, y z हमने नहीं देखा है, यानी ये x के अलावा भी और किसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका ये मतलब होता है किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ये जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका मतलब ये केवल y पे नहीं, ये देखो x और z पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये z पे डिपेंड कर रहा है हम, लेकिन ये इसके अलावा भी किसी पे डिपेंड कर रहा था, x और y पे कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन इसके अलावा भी किसी पे डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं बोलूं उसी में कि r केवल फंक्शन है, समझना, केवल फंक्शन है मान लो x का, उसी में बोलूं r, जैसे यहां बोला ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, r केवल x का फंक्शन है, मतलब r केवल x पे डिपेंड कर रहा है, y z पे नहीं कर रहा, तब यहां पे हम कैसे लिखेंगे? तब हम लिख देंगे ये, तब हम जैसे लिखे हैं, जैसे जो भी लिखे हैं du बाय dx लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके लेवल पे अगर कोई गलती से यहां पे du बाय dx भी लिख दोगे ना, जैसे लिखा करते हैं बिना ऐसे मोड़े पूरा का पूरा भी, तो भी गलत नहीं काट देगा इस लेवल पे, लेकिन बुक में लिखा होता है, ये आपको समझने के लिए समझ आना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका मतलब होता है वो किसी और पे भी डिपेंड करा। जैसे कि मैं बोलूं कोई इक्वेशन, आप ये सुने हो क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन सुने हो? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी सुने होगे। तो यहां पे अगर मैं बोलूं पीवी इक्वल टू एनआरटी, मान लो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं हम, तो यहां पे अगर मैं बोलूं से कि एन मोल फिक्स है, इस केस में मोल हमने फिक्स कर दिया, मान लो आर में बोल रहा हूं गैस कांस्टेंट, ये भी फिक्स है, तो यहां पे पी अगर देखोगे ना, या वी देखोगे या टी, कोई भी देखोगे, मान लो पी ही देख रहे हैं, तो पी एज अ फंक्शन ऑफ वी भी है, पी एज अ फंक्शन ऑफ टी भी है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, v पे भी और t पे भी। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन लिखना पड़ा ना इसके लिए, तो मैं पार्शियल लिखूंगा, dp बाई dv लिखूंगा, p कैसे v के साथ चेंज कर रहा है। मुझे अगर यहां पे p का चेंज t के साथ देखना होगा, मैं लिखूंगा dp बाई dt लिखूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला वगैरह सब वही होगा, बस इससे ये पता चल जाता है, इस तरह से दिखता है, मतलब ये फंक्शन जो जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है वो किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि जब हम इस तरह से लिख रहे हैं dp बाई dv, मतलब p v पे डिपेंड कर रहा है, किसी और पे भी कर रहा है। अगर मैं इसी में बोल दूं pv इक्वल टू एनआरटी, इसी इक्वेशन में मान लो बोल दूं v कांस्टेंट है, समझना, अगर इसी इक्वेशन में v को कांस्टेंट कर दूं, तब v कांस्टेंट हो गया, n कांस्टेंट था, गिवन r भी कांस्टेंट था, तब p किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल t पे। तो p केवल एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहां पे अब डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं लिखूंगा dp बाई dt, पार्शियल नहीं करूंगा, पार्शियल खत्म हो गया, पार्शियल नहीं करूंगा, मतलब क्या है कि जिस पे डिपेंड कर रहा था मैंने उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करा। पार्शियल मतलब पार्ट वाइज ना, पार्शियल मतलब क्या? पार्ट वाइज, मतलब अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रहा था, हम पार्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक t पे केवल इसी पे डिपेंड। इस तरह से लिखने का मतलब है ये पी वी किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, t पे भी कर तो रहा है। इस पार्शियल ये होता है कि वो फंक्शन किसी और पे भी डिपेंड करता है, तो वहां लिख रहा है। जैसे यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई जेड दोनों का, जब देखो मैंने यहाँ पे डी आर लिखा है, आर में तीनों इंक्लूडेड है, एक्स वाई जेड तीनों है, आर पोजीशन वेक्टर होता है, ये एक्स का पोजीशन, वाई का पोजीशन, जेड का पोजीशन तीनों है, तो आर में एक्स वाई जेड तीनों है, तो ये जितना भी है सबको तीनों को कवर कर ले रहा है, इसलिए मैं डी यू बाई डी आर लिख रहा हूं। लेकिन जब मैं पार्ट वाइज देख रहा हूं अलग अलग एक्स के लॉन्ग, तो जब मैं एक्स कर रहा हूं इसका मतलब वाई जेड पे भी कर रहा था, वाई कर रहा हूं तो एक्स जेड पे भी कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या है, एक तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम यहां डी यू बाई डी एक्स करेंगे ना, तो यहां पे वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे, वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व करेंगे। फिर जब हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो यहां पे एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, एक बार एक एक को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम एक्स और वाई को भूल जाएंगे, एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसको लिख लो, पूरा नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे।
देखो इस पे बात हो गया ना, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर पे। तो अगर हम R फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड। एक्स जब हम डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स जेड कांस्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हैं। ये एक्स के अलोंग एफ एक्स बोल दिया, वाई के अलोंग एफ वाई बोल दिया, जेड के अलोंग एफ जेड बोल दिया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट तीनों का स्क्वायर होता है वेक्टर में, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। अब एक छोटा सा टर्म बात कर लेते हैं इसमें, इस ग्राफ से, उसके बाद ये थ्योरी हो जाएगी, फिर इन पे क्वेश्चन करेंगे, इन सब पे, या उस दिन पे जो पढ़ाया था उस पे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर का, ये बता देंगे बस। नेचर ऑफ फोर्स देख लेते हैं, इस रिलेशन से फोर्स का नेचर भी कैसे पता चलता है। एक ग्राफ देखते हैं, समझते हैं। ग्राफ हमने बनाया u वर्सेस x का। यहां पे जो u है पोटेंशियल एनर्जी, वो केवल x का फंक्शन है, तो ux वर्सेस x का बनाया, मामला हमने सिंपल रखा है, ठीक है। अब एक ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ कैसा भी बना लिया, मान लो से इस तरह से ग्राफ, ये मान लो a है, ये b है, ये c है, इस पॉइंट को नाम d दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया e, इस तरह से पॉइंट है कुछ, ठीक है ना, a b c d e, ठीक। अब एक बात समझो, या इसको हटा भी दो, आपका काम, या ठीक है रख दो, कोई बात नहीं, डी, ठीक है। तीन तरह के फोर्स होते हैं, नेचर ऑफ फोर्स। एक एट्रैक्टिव फोर्स, तीन कैटेगरी में बांट सकते हो, बिल्कुल। एक एट्रैक्टिव फोर्स, एक बांट सकते हैं रिपल्सिव फोर्स, और तीसरा क्या है? जीरो फोर्स। तो एट्रैक्टिव, रिपल्सिव, जीरो। पहले मैं बात कर रहा हूं एट्रैक्टिव फोर्स की करूंगा, फिर बात करेंगे रिपल्सिव की, रिपल्सिव फोर्स, और जीरो का मतलब वैल्यू ही जीरो है, तो एट्रैक्टिव रिपल्सिव क्या है बोलेंगे, फोर्स ही नहीं लग रहा। थर्ड, जीरो फोर्स। तीन तरह के फोर्स की हम बात करेंगे। अच्छा, u वर्सेस x का, u वर्सेस पोजीशन का r का ग्राफ है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। u वर्सेस x या u वर्सेस r का ग्राफ है, इसका स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा? ग्राफ कोई सा भी बनाए, हमने दो चीज बताया था, एक एरिया और एक स्लोप के बारे में। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है y एक्सिस पे जो लिखा है और x एक्सिस पे जो लिखा है को डिवाइड कर दो, जो क्वांटिटी है वही बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? v बाई टी, एक्सीलरेशन बताता है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बताता है, मतलब dy बाई dx बोलते हो ना। तो यहाँ y पे क्या लिखा है? u, और x पे क्या लिखा है? x। तो du बाई dx क्या बताएगा? फोर्स बताएगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो इन सब ग्राफ में एक बात देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस लगाना होगा स्लोप में, स्लोप ऑफ क्या? u वर्सेस x या r, जो भी पोजीशन को x से लिखा है तो x से, या तीनों में लिखा है तो r से, जो भी है। यानी u वर्सेस x का ग्राफ या u वर्सेस r का ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप का मतलब होता है du बाय dy बाई dx, यहाँ पे du बाई dx, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। यानी स्लोप में u वर्सेस x ग्राफ के स्लोप में माइनस साइन लगा दोगे तो क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। फोर्स होता भी वही है, माइनस du बाई dx। बात आ रही है समझ में? अब तीनों केस में हम बात करते हैं, पहला हम देखते हैं। पहला क्या था? एट्रैक्टिव बात कर रहे थे, क्या है नहीं है कैसे समझेंगे। अगर ऑन इंक्रीजिंग x को इंक्रीज कराने पे अगर u भी इंक्रीज करे, मतलब बढ़े, x को बढ़ाने पे अगर u भी बढ़े, तो इस केस में मुझे बता सकते हो du बाई dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अगर x भी बढ़ रहा है और u भी बढ़ रहा है तो du बाई dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। u भी बढ़ रहा है तो फाइनल ज्यादा हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और x भी ज्यादा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों प्लस बाय प्लस क्या होगा? प्लस ही। तो du बाई dx क्या होगा? पॉजिटिव। और du बाई dx पॉजिटिव है तो f इक्वल टू क्या पढ़े हैं? माइनस du बाई dx पढ़े हैं। f इक्वल टू माइनस du बाई dx, और f इक्वल टू माइनस du बाई dx क्या हो गया? नेगेटिव। तो फोर्स क्या आया? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स किसको बताता है पता है? नेगेटिव फोर्स बताता है अट्रैक्शन को, और पॉजिटिव फोर्स बताता है रिपल्सन को।
अगर थोड़ा सा समझना है, हल्का सा आइडिया दे देता हूं अभी कि अगर अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे बताता है, थोड़ा सा आइडिया चाहिए हल्का सा, तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे हम बोलते हैं चार्ज के बीच में, ये पता है सिमिलर चार्ज क्या होता है? रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का मतलब क्या है? एक प्लस है एक माइनस है, हाँ सर। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, जैसे कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े होगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों प्लस या दोनों माइनस हो। अगर दोनों प्लस हो तो प्लस 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 हो जाएगा, या दोनों माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो फोर्स है वो रिपल्सन बताता है, निगेटिव फोर्स जो है वो अट्रैक्शन बताता है। तो यहां फोर्स क्या आया? निगेटिव आया। कब आया? नेगेटिव आया जब x बढ़ाने पे u बढ़ रहा था। जब x बढ़ाने पे u बढ़ रहा था तो फोर्स क्या आ गया? निगेटिव। और निगेटिव क्या है? अट्रैक्शन को बताता है। तो ऐसा ग्राफ में कौन कौन से रीजन में दिख रहा है जहां पे x बढ़ाने पे u बढ़ रहा है? सर बी से सी। b से c में x बढ़ाने, तो x तो इधर जाओगे बढ़ता जा रहा है, b से c में देखोगे u बढ़ रहा है, और कहीं दिख रहा है? और डी से डी। तो b to c और d to e इस ग्राफ में कैसा फोर्स बता रहा है? उस पार्ट में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मतलब बढ़ रहा है। B to C और D to E में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि x बढ़ाने पे u बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? उसी का उल्टा रिपल्सिव होगा। तो पहला लिखो हेडिंग अट्रैक्टिव फोर्स, उसमें वो कहानी लिखो, फिर मैं लिखाऊंगा साथ में, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे। फर्स्ट का देख लिया ना अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स पहले रीजन में क्या है? अगर x बढ़ाएंगे u बढ़ेगा, du by dx क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या कुछ पूछ रहे हो बालक? पूछो। सर मेरा डाउट था कि सर जैसे du by dx है, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि b से c बढ़ रहा है और d से e। पहले ये समझ में आया ये पूरा कहानी? हाँ, यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ सर। ये पूरा समझ में आ गया? हाँ आप बोलो। मेरा सर वही डाउट था कि जैसे सर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, हाँ तो सर जैसे वहां स्लोप बढ़ रहा है प्लस हाँ, प्लस, हाँ। माने दोनों के बीच में सर रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा। देखो फोर्स अगर माइनस है, अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव आई ना, हाँ। तो नेगेटिव फोर्स शो करता है अट्रैक्टिव नेचर को। नेगेटिव फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वो शो करता है अट्रैक्टिव नेचर को, और फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो शो करता है रिपल्सिव नेचर को। ठीक है? अच्छा, क्योंकि पहले से एक माइनस। हाँ, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो, देखो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा? एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। नेगेटिव फोर्स शो करता है किसको? अट्रैक्टिव नेचर को। पॉजिटिव फोर्स शो करता है किसको? रिपल्सिव नेचर को। और डिटेल इसका समझना है तो जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहां पे जब मैं आपको बताऊंगा कि सैटेलाइट को जब भेजते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को, या सैटेलाइट स्पेस से धरती पे आ रहा है, तो वहां क्या होता है, क्यों अट्रैक्टिव प्लस माइनस, वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा प्लस माइनस। अभी के लिए इतना ध्यान रखो। अभी आसान सा समझने के लिए आप इसलिए समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, एफ इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ पहले पढ़ रखे होगे, तो कहीं भी ऐसा होता है, मैं यहाँ इसलिए इससे समझा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले से परिचित हो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर Q1 Q2 दोनों प्लस हुआ या दोनों क्या हुआ तुम्हारा माइनस हुआ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्लस। तो एफ क्या होगा? पॉजिटिव। यहां कूलम्ब्स लॉ में प्लस नहीं लेते, लेकिन जब वेक्टर साइन लगाते हैं तो प्लस यूज होता है। तो प्लस अगर होगा तो किसको शो करेगा? रिपल्सिव को। लेकिन एक माइनस हो जाए तो क्या होगा? माइनस। और माइनस किसको शो करेगा? प्लस माइनस। एक माइनस हो जाए माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको शो करेगा? नेगेटिव है तो अट्रैक्शन को शो करेगा। इसमें विद वेक्टर साइन लिखते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे वेक्टर साइन लगाते हैं, तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। बाकी ग्रेविटेशन चैप्टर में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, प्रूव करेंगे, वहां से फिर ये बात आएगी। तो F नेगेटिव है। पूरे ग्राफ में कहां ऐसा हो रहा है जहां x बढ़ाने पे u बढ़ रहा है? इधर से इधर आएंगे तो x तो बढ़ ही रहा है। x बढ़ाने पे u कहां बढ़ा है? एक इस वाले रीजन में u बढ़ रहा है और एक इस वाले रीजन में u बढ़ रहा है। यानी ग्राफ में अट्रैक्टिव नेचर को शो करने वाला रीजन कौन सा है? B to C और D to E। तो ग्राफ में ऐसा देख के हम बता सकेंगे, तो लिख लो F इक्वल टू नेगेटिव, इसके नीचे लिखना सो फोर्स इज इन दिस केस, या लिख लो इन दिस केस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। In this case, force is attractive in nature. In this case, force is attractive in nature. Force is attractive in nature. ठीक है? In the graph, region BC, REGION. In the graph, region BC एंड कौन सा है? DE। BC एंड DE इन द ग्राफ BC एंड DE
DE, रीजन VC एंड DE क्या होगा? shows the attractive nature of force, shows the attractive nature of force, shows the attractive nature of force। यानी इस रीजन में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है, ठीक है ना। यानी अट्रैक्ट क्यों, देखो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स में ही क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स में ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी एक्स बढ़ाने पे, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी एक्स बढ़ाने पे, तो ये कब होगा? जब फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है ना। अब देखो सेकंड केस आते हैं, रिपल्सिव नेचर। सर हाँ, वो जो हम लोग वहाँ पे कर्व बनाए हैं ABC और CDE, वो दोनों से सिमिलर साइज का है कि कैसा भी, जैसा तैसा कर्व है, कैसा भी कर्व है, हमको घटना बढ़ने से मतलब, कैसा भी कर्व है, जैसा तैसा ये कर्व है, कोई मतलब नहीं। इस रीजन में बढ़ रहा है, हाँ, इस रीजन में यू बढ़ रहा है, इस रीजन में यू घट रहा है, इस रीजन में यू बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है। ग्राफ छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, हमको मतलब एक्स के बढ़ने से यू का बढ़ना या एक्स के बढ़ने से यू का घटना, ठीक है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग एक्स इफ यू डिक्रीजेस, अगर x को बढ़ाने पे u क्या करे? डिक्रीज करे। ये 12th में भी जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां भी आता है ये चीज, तो चीजें कई जगह कनेक्ट है। देन du बाई डी एक्स क्या होगा इस केस में, बता सकते हो? अगर x को बढ़ाने पे u घटेगा तो u x में चेंज क्या होगा? पॉजिटिव, और u में चेंज क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। माइनस बाय प्लस क्या होगा? माइनस ना। नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो सर F पॉजिटिव हो जाएगा। तो F क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो F क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। F पॉजिटिव किसको दिखाता है? रिपल्सिव नेचर। तो F पॉजिटिव रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव, ठीक है। और ग्राफ में अगर देखोगे तो वो वाला रीजन कौन सा है जिसमें x बढ़ाने पे u घट रहा है? A से B और C ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी कौन किस नेचर के फोर्स को दिखा रहा है? रिपल्सिव नेचर के फोर्स को। तो ग्राफ में वो रीजन क्या है? ए बी एंड सी डी। तो सेम कहानी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसके पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिख सकते हो कि लिखा दूं? लिख लो। तो तीसरा दो देख लिया, तीसरा कौन सा था? जीरो फोर्स। तीसरा हमारा था जीरो फोर्स। जीरो फोर्स कब होगा? सर एकदम यहाँ पे कुछ भी ना हो। जब x बढ़ाने पे, x तो हमेशा बढ़ेगा जैसे राइट जाओगे, x बढ़ाने पे अगर u ना बढ़े, या x बढ़ाने पे u क्या रहे? ना तो बढ़े ना घटे, मतलब u क्या रहे? कांस्टेंट रहे। u कांस्टेंट रहे, इस केस में क्या होगा? du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट का चेंज क्या होगा? कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कांस्टेंट मतलब नो चेंज। du बाई डी एक्स जीरो, और अगर du बाई डी एक्स जीरो है तो f इक्वल टू क्या होगा? f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना। हाँ सर, अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया तो f इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा ना, माइनस जीरो थोड़ी होगा। हाँ, जीरो f इक्वल टू जीरो, ऐसा खतरनाक विचार नहीं लाना। तो f इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। यानी फोर्स जीरो होगा उस रीजन में जहां पे क्या होगा? u क्या हो? कांस्टेंट हो। या फिर स्लोप जो होगा डी यू बाई डी एक्स, स्लोप जो हो जीरो। कहां स्लोप जीरो होता है? मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो पूरे ग्राफ में कहां पे स्लोप जीरो है? डी यू बाई डी एक्स से टेन थीटा जीरो पूरे ग्राफ में कहां है? बी में है। यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्लोप सी में और डी में। तो ग्राफ में बी, सी और डी तीन पॉइंट है दिख रहा है जहां पे क्या होगा? जीरो फोर्स होगा। तो इन ग्राफ जीरो फोर्स कहां होगा? तो इन ग्राफ जीरो फोर्स होगा पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे एंड पॉइंट डी पे। तो इसको अपने लैंग्वेज में इतनी बातें लिख सकते हो। तो ग्राफ में जीरो फोर्स कहां शो कर रहा है? बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं आज, यू वाले पे, बाकी क्वेश्चन फिर कल करेंगे। कल इस पे केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हो चुका है, तो कल कंप्लीट लेक्चर क्वेश्चन ही करा जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने किया था पर अभी और एनर्जी कंजर्वेशन पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो कल करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो आज कर लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, इफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू, सिंपली गिवन है 3x, एनर्जी U इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस
5z। अच्छा एक बात रुक जाओ, नोट देके एक चीज जरा लिख लो, जरा सा एक क्वेश्चन से पहले नोट देके एक बात लिख लो, पीछे एक बात बताना था मुझे। नोट देके एक बात लिख लो, फिर क्वेश्चन तो करेंगे। नोट देके एक बात लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, लेकिन ध्यान रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, ग्रेडियंट को हम du by dx या du by dr से लिखते हैं, और ये किसके इक्वल था? F के इक्वल था ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, तो इसके इक्वेट कराएं तो ये भी क्या है? वेक्टर है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है बट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर है। नोट देके इस बात को लिखो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, potential energy is a scalar quantity while 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 potential energy gradient is a vector quantity, potential energy gradient is a vector quantity। ठीक है, क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, एनर्जी जूल है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, नीचे लिख लो उसी में, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी? वाइल यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, देखो du है ना, एनर्जी का क्या होगा? जूल, और ये डिस्टेंस है ना मीटर, तो जूल पर मीटर। वाइल द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज जूल पर मीटर। पहले लिख लो, हाँ बोलो बोलो बोलो। बोल रहे थे सर कि जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट उधर तो फोर्स है, इसको नेगेटिव न्यूटन से नहीं कर सकते? हाँ, ये जूल पर मीटर, जूल पर मीटर ठीक बोल रहे हो, इक्वल नेगेटिव न्यूटन यूनिट होगी, यूनिट न्यूटन होगी ना। हाँ तो देखो है कि नहीं, चेक कर लो। देखो फोर्स क्या होता है? ml2t-2 होता है, सॉरी एनर्जी, फोर्स मैं बोल रहा हूँ du by dt है ना। एनर्जी क्या होता है? ml2t-2 होता है, और बाय l mlt-2 फोर्स ही तो हुआ, जूल पर मीटर और इक्वल टू फोर्स, ऐसा कर सकते हो, यूनिट जो होगा इक्वल टू फोर्स। देखो यूनिट हम पर यहां पे जो यूज करते हैं ना, यूज जब हम फोर्स के लिए यूज करते हैं यूनिट न्यूटन करते हैं, और जब इसके लिए यूनिट करते हैं तो यूज जूल पर मीटर करते हैं, दोनों डायमेंशनली एक ही आएगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? जब मैं जूल पर मीटर कर रहा हूं तो ये सेंस दे रहा है एनर्जी का, कि एनर्जी पर मीटर। जब मैं न्यूटन कर रहा हूं तो एनर्जी का सेंस नहीं दे रहा। हाँ, जैसे टॉर्क होगा, आगे जाके पढ़ेंगे हम, टॉर्क देखेंगे और एनर्जी देखेंगे, दोनों का ml2t-2 आता है डायमेंशन। लेकिन टॉर्क के लिए हम न्यूटन मीटर यूज करते हैं, एनर्जी के लिए जूल यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्क है फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्टेंस हो रहा है, फोर्स लगाने से किसी एंगल पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही होगा, क्या होगा? टॉर्क होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा होता है इसका एनर्जी का कॉन्सेप्ट है अलग है, ठीक है ना। तो इसीलिए जूल पर मीटर यूज करते हैं, डायमेंशनली दोनों सेम ही होगा, यह इक्विवेलेंट टू न्यूटन होगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जल्दी से इसको करके बता दो। इफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू गिवन है 3x + 4y + 5z, देन फाइंड फोर्स। मैं पूरा लैंग्वेज डिटेल नहीं बता रहा, देन फाइंड फोर्स। जल्दी से बता दो, मैंने फॉर्मूला बताया है, 1 मिनट का टाइम लो और बताओ। चलो आंसर बताओ कितना बालक? 5√2 सही आंसर है, 5√2 होगा, गुड। सिंपल देखो ये बताया था ना कि f इक्वल टू तीनों का डिपेंड कर रहा है, x y z तीनों का फंक्शन है, तो f इक्वल टू क्या बताया था? वेक्टर माइनस को बाहर ले लिया था पूरा एक बार में, तो du by dx ये बताया था i कैप प्लस du by dy j कैप प्लस कॉमन ले लिया है एक बार में माइनस को, तो बाहर रख लिया du by dz k कैप, यही बताया था। तीनों के अलॉन्ग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक करेंगे दूसरे को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या लिखोगे? माइनस बाहर रखा है, ठीक है, du by dx, u क्या है? 3x + 4y + 5z बाय dx i कैप। फिर उसी तरीके से क्या लिखोगे? u वही है 3x + 4y + 5z और dy j कैप प्लस, अब क्या लिखेंगे? du by dz, यानी u की जगह पे वही 3x + 4y + 5z बाय dz। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं,
कंपटीशन में तो अब डायरेक्ट चीज समझ में आ जाएगा। अब जब हमने बोला था x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो y z को कांस्टेंट मतलब 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट मान लिया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए भी पूरा 5z कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पार्ट वाइज करने जाएंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका फिर इसका। कांस्टेंट का क्या होगा 0, 4y का 0, 5z का 0, तो केवल किसका होगा डिफरेंशिएशन 3x का, और 3x का क्या होगा 3 को बाहर करते हैं, dx 1 होता है, तो क्या हो जाएगा -3i कैप, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये होगा। उसी तरह जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x और z को कांस्टेंट मानेंगे तो ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका 0, तो केवल क्या बचेगा 4y/a, तो -4j होगा। उसी तरह इसमें ये कांस्टेंट तो 5 क्या हो जाएगा -5z यानी 5k कैप dz/gz 1 हो जाएगा, 5 बाहर लेंगे तो ये आ गया। तो f इक्वल टू यह है, कोई वेक्टर इस फॉर्म में हो i कैप j कैप k कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है तीनों का √स्क्वायर। अगर f पूछता वेक्टर फॉर्म में तब तो आंसर यही होता -3i -4j -5k, माइनस साइन मत भूल जाना, आंसर तब ये मत लिखना 3i + 4j + 5k विथ माइनस। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड क्या होता है √ तीनों का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही वैल्यू देगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 9 कितना होगा ऐड करोगे तो 25, 16 9 25, 25 25 50, 50 को लिख सकते हो 25 25 दूना 50, 5 × 5 × 2 5√2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5√2 न्यूटन। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, इतना ध्यान रखो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को, फिर इसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी इसकी ऑलमोस्ट हो गई है।